हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे MZOE005 वाला कोड। इसका टाइटल है इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हमने पहले ही पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। आज हमें पार्ट सेकंड आपका स्टार्ट करना है। पार्ट सेकंड में हमें आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 26 तक। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम इसमें 26 क्वेश्चन करेंगे और ये 26 क्वेश्चन मोर देन इनफ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप ये 26 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, लर्न करके जाइए और आपका 2026 का एग्जामिनेशन, जून 2026 का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। ये गारंटी मेरी है, बस आप लिख के तरीके से आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम गवाए MZOE005 की क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट बातें, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, हम बीच में बातें करते हुए चलेंगे और बाकी PDF कैसे मिलेगा वो भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन बायोल्यूमिनेसेंस इन इंसेक्ट्स एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। आपको क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन करना है कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर कैसे होती है और बायोल्यूमिनेसेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, जो कि इंसेक्ट के अंदर होता है, तब उसका आप सिग्निफिकेंस बता पाएंगे। तो एक्सप्लेन करेंगे आप बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, फिर बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो देख लेते हैं बायोल्यूमिनेसेंस क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बायोल्यूमिनेसेंस इन इंसेक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। Bioluminescence is the ability of living organism to produce and emit light through a chemical reaction. In insect, this phenomena is mainly seen in fireflies, lightning bugs, and some beetles. बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन की हेल्प से खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बायो मीन्स आपका हो जाएगा लिविंग और ल्यूमिनेसेंस मीन्स होगा लाइट प्रोडक्शन। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस मीन्स आपका लाइट प्रोडक्शन। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस करें और इमिट भी करें। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस कौन हो गए? बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन की हेल्प से खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इमिट करते हैं। ठीक है, इसके इन इंसेक्ट दिस फिनोमेना इज मेनली सीन इन फायरफ्लाइज, लाइटनिंग बग एंड सम बीटल्स। इंसेक्ट्स में बायोल्यूमिनेसेंस सबसे ज़्यादा फायरफ्लाइज और कुछ बीटल्स में देखी जा सकती है। फायरफ्लाइज जो आपके जुगनू होते हैं, उनका बोलते हैं ना, जुगनू चमकते रहते हैं, तो वही है आपका बायोल्यूमिनेसेंस जो लाइट इमिट कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये मेनली फिनोमेना फायरफ्लाइज में, जुगनुओं में पाया जाता है या फिर आपका बीटल्स के अंदर, कुछ टाइप के बीटल्स में पाया जाता है जो लाइट इमिट कर सकते हैं। द लाइट प्रोड्यूस बाय दीज इंसेक्ट्स इज यूजुअली कोल्ड लाइट, मीनिंग वेरी लिटिल हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। इंसेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसे कोल्ड लाइट कहते हैं, और क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत कम हीट निकलती है, इसी वजह से इसको कोल्ड लाइट कहा जाता है। लाइट ज़्यादा, हीट बहुत कम। ठीक है, प्रोसेस देख लेते हैं इसका। बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस कैसे होता है। इन इंसेक्ट लाइट प्रोडक्शन अकर इन स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड लाइट ऑर्गन्स विच आर यूजुअली प्रेजेंट इन एब्डोमेन। इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट में लाइट स्पेशल ऑर्गन्स में बनती है जिनको हम बोलते हैं लाइट ऑर्गन। ये यूजुअली एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है ये मेनली लाइट ऑर्गन्स के थ्रू हो रही है। ये स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो कि आपके एब्डोमेन में पाए जाते हैं इंसेक्ट के। द लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंस कॉल्ड ल्यूसीफेरिन एंड एन एंजाइम कॉल्ड ल्यूसीफेरेस। ये आपका लाइट के बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस चाहिए होते हैं इंसेक्ट को। पहला होता है आपका केमिकल सब्सटेंस, दूसरा होता है आपका एंजाइम। केमिकल सब्सटेंस है आपका ल्यूसीफेरिन और एंजाइम है आपका ल्यूसीफेरेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ चाहिए होती है लाइट प्रोडक्शन के लिए। In the presence of oxygen and energy ATP, luciferin is oxidized by luciferase producing light. क्या होता है? ल्यूसीफेरिन प्लस ऑक्सीजन प्लस ATP मिलती है और ये ल्यूसीफेरेज में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये लाइट को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लाइट ऑर्गन। नर्वस सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल करता है और इसी से लाइट ऑन ऑफ होती रहती है। ऑक्सीजन जितना सप्लाई होगा और लाइट उतना ही इसमें जलेगी। ठीक है, अदरवाइज लाइट ऑफ हो जाएगी। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है लाइट के प्रोडक्शन को, ये रेगुलेट करता है इसके ऑन ऑफ को। अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर बंद कर देगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इन इंसेक्ट, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। The main function of bioluminescence is communication. Fireflies use flashing light signals to attract mates. Different species produce different patterns of light flashes to recognize their own species. सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है बायोल्यूमिनेसेंस का, कि बायोल्यूमिनेसेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कम्युनिकेशन। फायरफ्लाइज फ्लैशिंग लाइट सिग्नल्स के थ्रू अपने मेट्स को अट्रैक्ट करती हैं। हर स्पीशीज़ की फ्लैश लाइट का पैटर्न अलग होता है जिसकी वजह से वो अपनी टाइप की स्पीशीज़ को पहचान सकती हैं। ठीक है, तो मेन काम है कि आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं अपनी लाइट के थ्रू, और ये मेटिंग के लिए
मेट्स को ढूंढने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी इसी फ्लैशिंग लाइट का यूज़ करते हैं। और हर एक स्पीशीज़ की अपनी अलग अलग पैटर्न की लाइट होती है, जिससे ये खुद की टाइप की स्पीशीज़ को उनकी लाइट के द्वारा पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मेटिंग बिहेवियर। मेल फायरफ्लाइज प्रोड्यूस स्पेसिफिक लाइट सिग्नल्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स, फीमेल्स रिस्पॉन्ड टू देयर सिग्नल्स हेल्पिंग इन सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। मेल्स फायरफ्लाइज स्पेशल लाइट सिग्नल्स प्रोड्यूस करके फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, फीमेल्स उन सिग्नल्स का रिस्पॉन्ड देती हैं और मेटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसमें क्या है, मेटिंग बिहेवियर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फीमेल्स मेल जो फायरफ्लाइज होते हैं वो लाइट जला के अपना फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं और फीमेल अट्रैक्ट होकर आती है इनके पास और इनकी मेटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तीसरा है इसका डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स के अगेंस्ट डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बायोल्यूमिनेसेंस। द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय सम इंसेक्ट हेल्प प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स। द वार्निंग लाइट सिग्नल्स दैट इंसेक्ट मे बी अनप्लेजेंट और हार्मफुल टू ईट। कुछ इंसेक्ट्स की लाइट प्रेडेटर से प्रोटेक्शन भी देती है। लाइट प्रेडेटर को वार्निंग देती है कि इंसेक्ट खाने में हार्मफुल या अनप्लेजेंट हो सकता है। मतलब जब प्रेडेटर इनको खाने आता है तो उनको लगता है कि भाई इसमें लाइट जल रही है, तो लाइट उनको एक हार्मफुल रिएक्शन टाइप का देती है कि भाई इसको मैंने खाया तो ये अनप्लेजेंट होगा, बेकार होगा, या फिर ये लाइट मेरे लिए हार्मफुल होगी। इसलिए ये डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से प्रेडेटर से ये इंसेक्ट बच जाते हैं। ठीक है, फोर्थ इज अट्रैक्शन ऑफ प्रे। ये प्रे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सम इंसेक्ट यूज लाइट टू अट्रैक्ट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सर्व एज फूड। क्या करते हैं, ये खुद तो बच जाते हैं प्रेडेटर से, बट क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स अपनी लाइट का यूज़ छोटे ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और बाद में उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपनी लाइट का इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को अपने पास बुलाएंगे और उनको बेला फुसला के उनको खा जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रे को भी अट्रैक्ट करते हैं। पांचवा फंक्शन क्या है, स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन। लाइट पैटर्न हेल्प इंसेक्ट आइडेंटिफाई मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज एंड अवॉइडिंग मेट विद अदर स्पीशीज। पांचवा सिग्निफिकेंस क्या है कि ये स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फ्लैशिंग पैटर्न, लाइट की फ्लैशिंग पैटर्न इंसेक्ट को अपनी स्पीशीज़ के मेंबर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है और गलत स्पीशीज़ के साथ मीटिंग ना हो जाए उससे भी ये बचाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल्स, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट इंसेक्ट आर फायरफ्लाइज एंड सम ग्लो वॉर्म्स। Fireflies produce flashes of light during the night for communication and mating purpose. एग्जाम्पल क्या है इसका, बायोल्यूमिनेसेंट इंसेक्ट के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फायरफ्लाइज और ग्लो वॉर्म्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। फायरफ्लाइज रात में फ्लैशिंग लाइट प्रोड्यूस करती हैं और जो कम्युनिकेशन और मेटिंग के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है, इन कंक्लूजन बायोल्यूमिनेसेंस इज एन इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन इन इंसेक्ट दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन, डिफेंस एंड सर्वाइवल। द एबिलिटी ऑफ इंसेक्ट लाइक फायरफ्लाइज टू प्रोड्यूस लाइट मेक देम यूनिक एंड हेल्प देम इंटरैक्ट एफिशिएंटली विद देयर एनवायरमेंट। कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि बायोल्यूमिनेसेंट इंसेक्ट की एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है जो कम्युनिकेशन में, रिप्रोडक्शन में, डिफेंस में और सर्वाइवल में हेल्प करती है। फायरफ्लाइज जैसे इंसेक्ट्स की लाइट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी उन्हें यूनिक बनाती है और साथ ही साथ एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन डिफरेंट इन सीड ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी LD50, LC50, LT50, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस इन पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है, जिसके अंदर LD50, LC50 और LT50 क्या होते हैं ये बताना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी को इवैल्यूएट करने में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी को इवैल्यूएट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, एक्यूट टॉक्सिसिटी इन सीड LD50, LC50, LT50 and their significance in pesticide toxicity evaluation. Acute toxicity refer to the harmful effect produced by a pesticide after a short-term exposure, usually within a short period of time. Acute toxicity क्या होती है? Acute toxicity का मतलब है पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आने के बाद कम समय में होने वाले हार्मफुल इफेक्ट आपके एक्यूट टॉक्सिसिटी कहलाती है। एक्यूट का मतलब ही होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ठीक है, तो एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब क्या हुआ? एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब हुआ कि पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आने के बाद कम समय में होने वाले हार्मफुल इफेक्ट आपके एक्यूट टॉक्सिसिटी कहलाते हैं। ठीक है, to measure the toxicity of pesticide, different toxicity in seeds are used. The most important in seed are LD50, LC50, LT50. पेस्टिसाइड्स कितने टॉक्सिक हैं ये मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल इन सीड्स यूज़ किए जाते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इन सीड्स कौन से आपके? LD50, LC50 और LT50। ठीक है, these values help in determining the harmfulness of pesticides and their safe use. ये वैल्यूज़ बताती हैं कि पेस्टिसाइड्स कितना डेंजरस है और यूज़ सेफली कैसे किया जाए, मतलब उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए कि आप उनके कांटेक्ट में ना आए और सेफली कैसे यूज़ करना है ये बताते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं ये वैल्यूज़ कि ये हार्मफुल सब्सटेंस कितने डेंजरस हैं, बट अगर आप उसे यूज़ करें तो किस तरीके से सेफली उसको यूज़ करना है ये वैल्यू डिटरमाइन करते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं LD50। LD50 क्या होता है? LD50 मीडियन लीथल डोज। मीडियन लीथल डोज इसको बोलते हैं। LD50 इज द अमाउंट ऑफ
amount or dose of a pesticide required to kill 50% a test population of organism under special conditions. LD50 का मतलब क्या है? LD50 वो डोज होती है जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म के 50% इंडिविजुअल को मार देती है. LD50 क्या है? LD50 वो डोज है जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म के 50% इंडिविजुअल को मार देगी. जब हम टेस्ट करते हैं, जो साइंटिस्ट जब टेस्ट करते हैं, तो अगर ये डोज LD50 डोज अगर 50% ऑर्गेनिज्म को 50% इंडिविजुअल को मार देती है तो वो आपका LD50 कहलाएगा. LD मीन्स लीथल डोज, 50 मीन्स 50% ऑर्गेनिज्म इन डेथ. ठीक है, 50% ऑर्गेनिज्म की डेथ होना लीथल डोज 50% कहलाता है. It is usually expressed as milligram of pesticides per kilogram of body weight mg per kg. A lower LD50 value indicate that a pesticide is more toxic because a smaller amount is enough to cause death. इसे जनरली हम mg per kg बॉडी वेट में एक्सप्रेस करते हैं. अगर LD50 वैल्यू कम है, अगर आपका LD50 वैल्यू कम है तो पेस्टिसाइड ज़्यादा टॉक्सिक है. इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू कम है तो मतलब ये पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि कम क्वांटिटी में ही डेथ हो सकती है. ठीक है. For example, if a pesticide has a low LD50 value, it means it can cause harmful effect even at a small dose. Example के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब अगर थोड़ी सी क्वांटिटी भी पेस्टिसाइड में है, LD50, अगर पेस्टिसाइड में LD50 वैल्यू कम है तो वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है. मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी भी डेंजरस हो सकती है. तो आपको क्या याद रखना है कि LD50 आपका कम है, लीथल डोज 50 कम है, तो मतलब टॉक्सिसिटी उतनी ही ज़्यादा है. टॉक्सिसिटी आपकी ज़्यादा है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है आपका LC50 मीडियन लीथल कॉन्सेंट्रेशन. LC50 मीडियन लीथल कॉन्सेंट्रेशन. LC50 is the concentration of the pesticide in air, water or food that causes the death of 50% of the test organism after a special period of exposure. LC50 पेस्टिसाइड की वो कंसनट्रेशन होती है जो एयर में, वाटर में या फूड में प्रेजेंट होकर 50% टेस्ट ऑर्गेनिज्म को मार देती है. LC का मतलब है आपका लीथल कंसनट्रेशन. लीथल कंसनट्रेशन LC50 पेस्टिसाइड की वो कंसनट्रेशन होती है, पेस्टिसाइड की वो कंसनट्रेशन होती है जो कि आपकी एयर में, वाटर में या फूड में प्रेजेंट होती है. एयर, फूड और वाटर में प्रेजेंट होकर ये 50% ऑफ इंडिविजुअल को या ऑर्गेनिज्म को मार देती है. इसको हम LC50 बोलते हैं. ठीक है, पेस्टिसाइड की कंसनट्रेशन है ये. ठीक है, इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स. इट एक्सप्रेस्ड एज यूनिट सच एज mg पर लीटर और ppm. इसका यूज स्पेशली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट पर पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है. LC50 को जनरली हम mg पर लीटर या ppm पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, जितनी LC50 वैल्यू कम होगी पेस्टिसाइड उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा. सेम LD50 की तरह LC50 जितना कम है आपका, जितना कम है उतना ही ज़्यादा इसमें टॉक्सिसिटी होगी, जैसे उसमें हो रही थी LD50 में, सेम वैसे ही. नेक्स्ट है आपका LT50 मीडियन लीथल टाइम. मीडियन लीथल टाइम, इसमें टाइम आ रहा है. LT50 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पेस्टिसाइड टू किल 50% ऑफ एक्सपोजर ऑर्गेनिज्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. LT50 का मतलब क्या हुआ? LT50 वो समय है जो पेस्टिसाइड को एक्सपोज्ड ऑर्गेनिज्म के 50% इंडिविजुअल मारने में लगता है. LT50T मीन्स इसमें टाइम है. टाइम का मतलब क्या हो गया कि LT50 वो टाइम है, पेस्टिसाइड का वो टाइम है जो उसको 50% ऑफ एक्सपोज्ड ऑर्गेनिज्म को मारने में लग रहा है. जितने 50% इसके ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हुए हैं इस पेस्टिसाइड के साथ, उसको मारने में जितना टाइम लगता है वो आपका LT50 कहलाता है. ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर हाउ क्विकली अ पेस्टिसाइड प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट और शॉर्ट LT इंडिकेट दैट पेस्टिसाइड एक्ट मोर रैपिडली. LT50 से पता चलता है कि पेस्टिसाइड कितनी जल्दी काम करता है. अगर LT50 कम है तो पेस्टिसाइड बहुत फास्ट एक्शन दिखाता है. ठीक है, तो वही हो गया LT50 अगर आपका कम है, कम टाइम है, तो मतलब फास्टर एक्शन है उसका. ठीक है, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ LT50 एंड LT50 इन पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी इवॉल्यूएशन. अब देख लेते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है इन तीनों का, LD50, LC50 और LT50 का पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी को इवैल्यूएट करने में. फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी. सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि ये टॉक्सिसिटी को मेजर कर सकती है. मेजर करने के लिए these indices provide a standard method to compare the toxicity of different pesticide. They help scientists understand how harmful a pesticide is to insect, animal or human. सबसे पहला क्या है कि मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी. इन इंडिसेस की हेल्प से अलग अलग पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी हम कंपेयर कर सकते हैं.
ये साइंटिस्ट को बताते हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्ट, एनिमल और ह्यूमन के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ सेफ पेस्टिसाइड। सेफ पेस्टिसाइड सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है ये। टॉक्सिसिटी वैल्यू हेल्प इन सेलेक्टिंग पेस्टिसाइड दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट पेस्ट बट हैव लोअर रिस्क ऑन ह्यूमन, एनिमल एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है कि इन वैल्यूज़ की हेल्प से ऐसे पेस्टिसाइड्स चूज किए जाते हैं जो पेस्ट को तो कंट्रोल करे लेकिन ह्यूमंस को और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को कम नुकसान पहुंचाए। तीसरा सिग्निफिकेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ डोसेज। LD50 LC50 वैल्यू हेल्प डिटरमाइन द करेक्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ पेस्टिसाइड टू अचीव पेस्ट कंट्रोल वाइल रिड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसका है कि LD50 या LC50 से पेस्टिसाइड की सही डोज डिसाइड की जा सकती है। ठीक है, तो इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल प्लस मिनिमम हार्म होगा अगर हम डोसेज सही कर लें तो। चौथा सिग्निफिकेंस है एनवायरमेंटल सेफ्टी असेसमेंट। LC50 वैल्यू आर यूजफुल फॉर इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म स्पेशली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। चौथा सिग्निफिकेंस क्या है कि LC50 एनवायरमेंटल सेफ्टी को इवेलुएट करने में हेल्प करती है स्पेशली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जो पेस्ट नहीं है उनको सेफ्टी इवेलुएट करती है कि उन पर तो असर नहीं होगा इसका। पांचवा सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड। दीज इंसीड्स हेल्प क्लासीफाई पेस्टिसाइड्स इनटू डिफरेंट टॉक्सिसिटी कैटेगरीज सच एज हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक एंड लेस टॉक्सिक। इन इनसाइट्स की हेल्प से पेस्टिसाइड को टॉक्सिसिटी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब हाईली टॉक्सिक है, कौन सा मॉडरेटली टॉक्सिक है या कौन सा स्लाइटली लेस टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे। एक बार कंक्लूजन देखते हैं। LD50 LC50 एंड LT50 आर इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर इवेलुएटिंग द acute toxicity of pesticides. They provide information about dose, concentration and time required for produce harmful effect, helping in the safe and effective use of pesticide in agriculture and pest management. LD50 LC50 एंड LT50 पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी इवेलुएट करने में इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। ये हार्मफुल इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड डोज, कंसंट्रेशन और टाइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए ये एग्रीकल्चर और पेस्ट मैनेजमेंट में पेस्टिसाइड के सेफ और इफेक्टिव यूज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि LD50 आपका लीथल डोज 50 था, मतलब कितनी डोज से 50% ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी ये बताता था। ठीक है, दूसरा था आपका LC50 आपका लीथल कंसंट्रेशन था। लीथल कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन में 50% डेथ हो जाएगी ये बताता था। तीसरा था आपका LT50 आपका लीथल टाइम था। टाइम 50 था, ये क्या एक्सप्रेस करता था, ये बताता था कि कितने टाइम लगेगा 50% डेथ को होने में, मतलब पेस्टिसाइड कितना टाइम लेगा कि वो 50% इंडिविजुअल की डेथ कर सकता है, कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, लीथल डोज, लीथल कंसंट्रेशन एंड लीथल टाइम। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि अगर लीथल डोज LD50 और LC50 कम है, दोनों ही आपके कम है, तो दोनों की ही टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जितना ज़्यादा आपका LT कम होगा उतना ही ज़्यादा वो फास्ट एक्टिंग होगा, उतनी जल्दी वो काम करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स यूज्ड एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 14th में क्या बताना है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना है। फिर आपको बताना है कि इनकी फीचर्स क्या हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन करेंगे आप। फिर आपको बताना है कि इनके यूजेस और एनवायरमेंटल हज़ार्ड क्या है, मतलब अगर इनको यूज़ करेंगे तो यूजेस क्या हैं इनके और ये किस तरीके से एनवायरमेंट हज़ारियस होता है। तो देख लेते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या हैं इनके, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरीके से एनवायरमेंट हज़ार्ड ये होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स, फीचर्स, यूज एंड एनवायरमेंटल हज़ार्ड। Organophosphate compound are a group of chemical compounds that contain phosphorus. They are commonly used as insecticides to control harmful insect in agriculture, public health and stored product. Organophosphate क्या है, Organophosphate compounds केमिकल का एक ग्रुप है जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाम जैसे इसका है ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉस्फेट फॉस्फोरस है ना, तो इसमें फॉस्फेट होगी, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड आर ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन फॉस्फोरस। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। दे आर कॉमनली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड स्टोर्ड प्रोडक्ट। ये कंपाउंड्स मेनली इंसेक्ट्स के रूप में यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ होते हैं। तो ये कंपाउंड्स मेनली किस में यूज़ हो रहा है, एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं और हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
किस किस जगह पे, एग्रीकल्चर में, पब्लिक हेल्थ में, स्टोर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है ताकि ये इंसेक्ट्स को किल कर सकें। These compounds mainly affect nervous system of insects and cause their death. ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और उनकी डेथ का कारण बनते हैं। तो मेन टारगेट इनका होता है कि इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पर अटैक करना और उनकी डेथ कॉज करना। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। Organophosphate compound are mainly known for their action on the nervous system. They block the activity of an important enzyme called acetylcholinesterase, which normally break down the chemical messenger acetylcholine. कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यही है कि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये एसिटाइलकोलिनेस्टर एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। नॉर्मली ये एंजाइम एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है, एसिटाइलकोलिन ब्रेक होती है, डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय होकर क्या होगा, ड्यू टू दिस ब्लॉकेज एसिटाइलकोलिन एक्यूमुलेट इन नर्व सेल्स कॉजिंग कॉन्टिन्यूस नर्व स्टिमुलेशन, पैरालिसिस एंड फाइनली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। जैसे इसने एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा, जब एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो एसिटाइलकोलिन नर्व सेल्स में जमा होने लगती है। जैसे एंजाइम ब्लॉक हो गया आपका ये, तो एसिटाइलकोलिन आपकी नर्व सेल्स के अंदर, इंसेक्ट की नर्व सेल्स के अंदर जमा हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा एसिटाइलकोलिन जमा होंगी उतने ही कॉन्टिन्यूस नर्व स्टिमुलेशन कम होगी। नर्व स्टिमुलेशन रुक जाएगी, कम हो जाएगी, तो उससे पैरालाइज हो जाएगा बॉडी में इंसेक्ट के और इवेंचुअली डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। These compounds usually act quickly and show fast toxic effect. They are effective against many types of insects pests, but they can also affect useful insect and other organism. ये ऑर्गेनोफॉस्फेट फास्ट एक्शन दिखाते हैं और जल्दी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को मार सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियल इंसेक्ट और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो हमारे टारगेटेड इंसेक्ट्स हैं उनको ही मारें, ये उसके आसपास जितने बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होंगे, पेस्ट होंगे, उनको भी अफेक्ट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। Many organophosphates do not remain in the environment for a very long time because they break down naturally, but their residue can still cause harmful effect. काफ़ी सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट एनवायरमेंट में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं क्योंकि ये डिग्रेड हो जाते हैं एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन इनके जो रेजिड्यू बचते हैं वो फिर भी हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। यूज ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड आर वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल पेस्ट, insect pests on crops such as vegetables, fruit, cereals and cottons. ऑर्गेनोफॉस्फेट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स, सीरियल्स और कॉटन क्रॉप्स के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा क्या है, दे आर ऑल्सो यूज इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टू कंट्रोल मॉस्किटो फ्लाइज दैट स्प्रेड डिसीज। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में भी इनका यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो और डिसीज स्प्रेडिंग फ्लियाज को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ होता है। सम ऑर्गेनोफॉस्फेट आर used in veterinary practice to control pesticides on animal. वेटेनरी यूज़ में भी इनका यूज़ होता है, मतलब वेटेनरी के अंदर भी इनका यूज़ होता है। कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट एनिमल के पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए वेटेनरी फील्ड्स में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन प्रोटेक्टिंग स्टोर्ड ग्रेन फॉर इंसेक्ट डैमेज। ये स्टोर्ड ग्रेन के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, स्टोर्ड ग्रेन को इंसेक्ट से बचाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए कैसे हराजिश है ये, एनवायरमेंटल हजार्ड्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। ऑल्दो ऑर्गेनोफॉस्फेट आर यूजफुल पेस्टिसाइड्स, देयर एक्सेसिव यूज कैन क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। दे कैन हार्म नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स सच एज बीज, बर्ड्स, फिश एंड अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट। हार्म मतलब एनवायरमेंट के लिए किस तरीके से ये हजार्डियस हैं, हार्मफुल हैं, वो कैसे हैं। एक्सेस यूज़ एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो ये इतने यूज़फुल पेस्टिसाइड हैं, बट अगर हम ज़्यादा अमाउंट में इसका यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आपकी बीज, बर्ड्स, फिशेज और बेनिफिशियल इंसेक्ट होंगे, तो मतलब ये उनको भी हार्म करेंगे। सिर्फ पेस्ट को नहीं मारेंगे, बाकी जितने हार्मफुल मतलब यूज़फुल या बेनिफिशियल आपके नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी ये टारगेट कर देते हैं और किल कर देते हैं और हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। दीज केमिकल्स में एंटर वाटर बॉडीज थ्रू एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड कॉजेज पॉल्यूशन अफेक्टिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। बारिश या इरिगेशन के बाद ये केमिकल्स वाटर बॉडीज़ में पहुँच सकते हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हार्म भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू हाई अमाउंट of organophosphate can harmful to human and may cause nervous system problems such as headache, dizziness, breathing difficulty and muscle weakness. ह्यूमन के ऊपर भी, ह्यूमन हेल्थ पे भी हज़ार्ड है। कैसे, ज़्यादा एक्सपोजर ह्यूमन के लिए भी डेंजरस हो सकता है। अगर ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया ह्यूमन
ने। तो ह्यूमन के ऊपर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? हेडेक होने लगता है ह्यूमन को, इंसानों को सर दर्द होगा, डिजीनेस होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, या मसल वीकनेस भी हो सकती है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। Continuous use of these pesticides can also lead to the development of pesticide resistance in insect, making pest control less effective. अगर बार बार सेम पेस्टिसाइड यूज़ किया जाए तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जितना भी पेस्ट आप डाल लीजिए इंसेक्ट आपका नहीं मरेगा, पेस्टिसाइड नहीं मरेगा, सॉरी पेस्ट नहीं मरेगी और पेस्ट कंट्रोल डिफिकल्ट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करना भी हार्मफुल होता है। एक बार इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन कंक्लूजन, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स बिकॉज their fast action and effectiveness against pests. However, they should be used carefully and in recommended amount to reduce risk to human, beneficial organism and their environment. कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स हैं क्योंकि ये फास्ट एक्शन दिखाते हैं और पेस्ट को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका यूज़ केयरफुली और रिकमेंडेड डोज में करना चाहिए ताकि ह्यूमंस, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स क्या हैं, क्या इनका यूजेस है, किस तरीके से ये एनवायरमेंटली हज़ार्ड हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सेम उसमें हमने देखा ऑर्गेनोफॉस्फेट का, अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इनका भी सेम बताना है कि ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स क्या हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो बताएंगे, कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है और कैसे ये हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, ये भी बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स कौन से हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, फिर बताएंगे कि ये क्या है। ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स आर a group of organic chemical compound that contain carbon, hydrogen and chlorine atom. ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिकल का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम होते हैं। सेम वही ऑर्गेनो मीन्स आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोरीन मीन्स क्लोरीन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन भी इसमें होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स बिकॉज ऑफ देयर हाई इफेक्टिवनेस अगेंस्ट पेस्ट। ये कंपाउंड्स पहले बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज़ किए जाते थे क्योंकि ये पेस्ट को इफेक्टिवली कंट्रोल करते थे। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स आर डीडीटी, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन एंड लाइडिन। ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स के कॉमन एग्जांपल हैं डीडीटी, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन और लिंडिन, इनके एग्जांपल हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। Characteristics of organochlorine compound. Organochlorine compounds have several important features. They are generally highly soluble, highly stable chemicals that break down very slowly in environment. Because of their stability, they can remain in soil, water, and living organisms for a long period of time. क्या है सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हाई स्टेबिलिटी है इसके अंदर। ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड की कुछ खास प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत स्टेबल केमिकल्स होते हैं और एनवायरनमेंट में बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और काफ़ी टाइम तक सॉइल्स में प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, सॉइल में, वाटर में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं क्योंकि ये हाई स्टेबिलिटी इनके अंदर है। दे आर यूजुअली फैट सॉल्यूबल विच मीन दे कैन एक्यूमुलेट इन फैटी टिश्यू ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन्स। क्या है, स्टेबिलिटी की वजह से ये सॉइल, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये फैट सॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए एनिमल और ह्यूमन के फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। फैट सॉल्यूबल होने की वजह से ये ह्यूमन के और एनिमल्स के फैटी टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। बॉडी में केमिकल्स का धीरे धीरे जमा होना बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस कहलाता है। दे कैन एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन, जो मैंने आपको बताया। They can also increase in concentration as they move through the food chain, which is known as biomagnification. फूड चेन के में ऊपर जाते जाते इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फूड चेन में हर नेक्स्ट लेवल पर कंसंट्रेशन बढ़ती है, जो कि आपको पता ही है, एक एनिमल दूसरे को खाता है और कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे फूड चेन ऊपर बढ़ती जाती है इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और इसी को हम बोलते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने के प्रोसेस को बोलते हैं हम कि बायोमैग्निफिकेशन। These compounds are effective because they act on the nervous system of insect. They disturb
द नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कॉजिंग ओवर एक्साइटेशन, पैरालिसिस एंड डेथ ऑफ इंसेक्ट। इनका क्या होता है, इनका अफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पे, ये इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ये नर्व इम्पल्स को जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है इनकी बॉडी के अंदर, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्साइटेशन हो जाता है और साथ ही साथ पैरालिसिस हो सकता है, और पैरालिसिस के साथ साथ डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। यूज़ क्या है इसका? यूजेस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड। ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड वर मेनली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल क्रॉप पेस्ट। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टू कंट्रोल डिसीज कैरिंग इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो। यूज़ क्या है इसका? यही यूज़ है कि एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिसीज स्प्रेडिंग मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए भी पब्लिक हेल्थ में इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, DDT was widely used for controlling mosquitoes that spread malaria. Some organochlorine were also used for protecting stored grain and controlling household pests. जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया है कि DDT का यूज़ करते हैं मलेरिया स्प्रेड को रोकने के लिए। मतलब मलेरिया आपका मॉस्किटो कॉज करता है, तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए DDT का यूज़ करते हैं हम। बहुत फेमस एंटी मलेरियल इंसेक्टिसाइड होता है ये। स्टोर्ड ग्रेन्स और हाउस होल्ड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके यूजेस भी देख लिया, एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड कैन कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज दे रिमेन इन नेचर फॉर लॉन्ग टाइम। दे कैन कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर एंड अफेक्ट मेनी नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये एनवायरमेंट में ऑर्गेनोक्लोरीन एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सॉइल और वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं और नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी हार्म करते हैं। मतलब नॉन टारगेटेड वही होगा जिसको टारगेट नहीं किया है तुमने, जो बेनिफिशियल है आपके। अगर आपने देखा कि इस वाले पेस्ट को आपको मारना है, यहाँ छिड़क दिया, बट इसके आसपास और भी जो पेस्ट होंगे जो आपके नॉन टारगेटेड होंगे ऑर्गेनिज्म, वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। These chemicals can accumulate in the bodies of animals and move through the food chain. Higher level of organochlorine can harm birds, fish and other wildlife by affecting reproduction, growth and survival. ये एनिमल्स की बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और फूड चेन में ट्रांसफर होते रहते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन बर्ड, फिश और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन अफेक्टेड होता है, ग्रोथ अफेक्ट होती है और सर्वाइवल भी इनका अफेक्ट हो सकता है। दे मे ऑल्सो कॉज टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन थ्रू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी फंक्शन। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ह्यूमन में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है ये, और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। ड्यू टू देयर परसिस्टेंस एंड हार्मफुल इफेक्ट, मेनी ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड और बैंड इन सेवरल कंट्रीज। इनकी हार्मफुल इफेक्ट की वजह से कई कंट्रीज़ में इन पर रेस्ट्रिक्शन या बैन्स लगाए गए हैं कि इनको बैन कर दिया गया है ताकि ये ज़्यादा हार्म ना पहुँचाए। कंक्लूजन क्या निकलता है फिर हमारा? इन कंक्लूजन, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड were once widely used because their effectiveness and long-lasting action against pests. However, their persistence, accumulation in living organisms, and harmful effect on the environment have made their use highly regulated. Proper management and safer alternative are preferred for pest control. Conclusion क्या कहता है कि ये पहले बहुत पॉपुलर इंसेक्टिसाइड्स हुआ करते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्टिव थे और लॉन्ग लास्टिंग होते थे ये, लेकिन परसिस्टेंस और बायो एक्यूमुलेशन और एनवायरमेंटल हजार्ड होने की वजह से आज इनका यूज़ हाईली रेगुलेटेड नहीं है। इसीलिए आजकल सेफर अल्टरनेटिव्स को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, हमने देखा ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है और कहाँ पे ये एनवायरमेंट कैसे हम करते हैं, और कंक्लूजन भी हमने देखा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है? डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड POPs एंड DDT। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि POPs क्या होती हैं, DDT जैसे POPs एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं, ह्यूमन हेल्थ पर इनका क्या अफेक्ट होता है, इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इसमें डिस्कस करना है कि एनवायरमेंट में और हेल्थ इम्प्लीकेशंस और परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POPs और DDT का क्या रोल है। मतलब POP क्या है, DDT जैसे POPs एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ पर इनका क्या इफेक्ट होता है, इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। हेडिंग डालेंगे एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक pollutant POP such as DDT. Persistent organic pollutant POP are harmful chemical substance that DDT, dichlorodiaphenyl trichloroethane, is a common example of a POP that was widely used as an insecticide. जो आपका DDT है, जिसको हम डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन बोलते हैं, ये आपका एक कॉमन एग्जाम्पल और सबसे फेमस एग्जाम्पल है POP का, और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला इंसेक्टिसाइड है ये। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, इसकी अब एनवायरमेंट पे कैसे इम्प्लीकेशंस होती हैं वो देख लेते हैं। POPs like DDT can stay in soil and
water for many years after their use. Due to their stable nature, they slowly break down and continue to affect the environment. DDT जैसे POP यूज़ होने के बाद भी कई सालों तक सॉइल और वाटर्स में बने रह सकते हैं. इनकी स्टेबिलिटी की वजह से ये बहुत धीरे डिग्रेड होते हैं और एनवायरनमेंट को लगातार अफेक्ट करते रहते हैं. ठीक है. दीज केमिकल्स कैन एक्यूमुलेट इन दी बॉडीज ऑफ एनिमल, स्पेशली इन फैटी टिश्यूज़. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये केमिकल्स एनिमल की बॉडीज़ में खासकर फैटी एसिड्स में जमा हो जाते हैं. इसी जमा होने के प्रोसेस को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं. When these chemicals move from one organism to another through the food chain, their concentration increase, which is known as biomagnification. जब ये केमिकल फूड चेन में से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और इनकी बढ़ती हुई कंसंट्रेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. DDT can affect many non-target organisms such as birds, fish, other wildlife. In birds, DDT causes thinning of eggshell, which lead to reduced hatching and decline in bird population. DDT बर्ड, फिश और दूसरे वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं. नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाने लगता है. इट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम बाय हार्मिंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म. बर्ड्स में DDT एगलेस मतलब एग शेल, एग का जो शेल होता है उसको पतला कर देता है. थिन एग शेल की वजह से एग जल्दी ब्रेक हो सकता है, हैचिंग कम तरीके से हो सकती है, प्रॉपर नहीं हो सकती है और बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है. DDT बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस भी डिस्टर्ब कर सकते हैं. ठीक है. तो एनवायरनमेंट पे किस तरीके से इम्प्लीकेशन कर रहा है, ये इम्प्लीकेशंस क्या है, हेल्थ पर क्या कर रहा है वो देख लेते हैं. हेल्थ इम्प्लीकेशंस. ह्यूमन कैन बी एक्सपोज टू POPs थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड एनवायरनमेंट. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दीज केमिकल्स में अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ह्यूमन के ऊपर कैसे इंपैक्ट करता है ये. ह्यूमन कंटामिनेटेड फूड, वाटर और एनवायरनमेंट के थ्रू POPs से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर नर्वस सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं. Some POPs can disturb hormone functions in body and may affect growth and development, especially in children. कुछ POPs बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इससे ग्रोथ अफेक्ट होती है, हो सकती है, डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है और चिल्ड्रन पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है. Continuous exposure to certain POP may also increase the risk of serious health problem. लंबे समय तक अगर एक्सपोजर रहने पर सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है और रिस्क भी ज़्यादा बढ़ सकता है. अगर लंबे टाइम तक आप एक्सपोज होते रहे इन POP से तो आप पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. ठीक है. कंट्रोल ऑफ POPs को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ देयर हार्मफुल इफेक्ट मेनी POPs इंक्लूडिंग DDT हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड और बैन्ड इन मेनी कंट्रीज. सेफर अल्टरनेटिव्स एंड प्रॉपर पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर एनकरेज टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट. हार्मफुल इफेक्ट की वजह से DDT और कई POPs को कई सारी कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है या बैन कर दिया गया है. आजकल सेफर पेस्टिसाइड्स और प्रॉपर पेस्टिसाइड और प्रॉपर प्रैक्टिस दी जाती है ताकि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सके और साथ ही साथ एनवायरनमेंट और ह्यूमन को कम नुकसान हो. ठीक है. तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा. POPs सच एज DDT आर इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स बट कैन कॉज सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम due to their long-lasting nature and availability to accumulate in living organisms. Therefore, careful use and control of these chemicals are necessary to protect ecosystem and human health. कंक्लूजन क्या निकलता है कि DDT जैसे POPs अफेक्टिव पेस्टिसाइड्स हैं, लेकिन इनकी लॉन्ग लास्टिंग नेचर होने की वजह से और एक्यूमुलेशन की वजह से ये एनवायरनमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इसीलिए इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन केमिकल्स को कंट्रोल और केयरफुली यूज़ करना चाहिए. ठीक है. आई होप आपको क्वेश्चन 16 भी समझ आएगा. नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 17 क्या पूछ रहा है. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी. आपको क्वेश्चन नंबर 17 में एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और साथ ही साथ कार्बामेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और साथ ही साथ टॉक्सिसिटी में क्या डिफरेंस है दोनों के. ठीक है. तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उनकी टॉक्सिसिटी क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लिखना है. देख लेते हैं क्या होता है. सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी. Organophosphates and carbamates are two group of insecticides that act on the nervous system of insects. आपका जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स होते हैं ये दोनों ही आपके इंसेक्टिसाइड्स के ग्रुप हैं जो इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं. Both insecticides affect the activity of an important enzyme called acetylcholinesterase, which normally control the level of neurotransmitter acetylcholine. ये दोनों ही इंसेक्टिसाइड्स आपके मतलब ये इंसेक्ट्स के दोनों इंसेक्टिसाइड्स एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम को अफेक्ट करते हैं. नॉर्मली ये एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है. When this enzyme is blocked, nerve signals continue
continuously causing paralysis and death of insect। जब ये एंजाइम आपका ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने की वजह से एसिटाइल कोलिन एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। एक्यूमुलेट हो जाता है तो कंटिन्यूस नर्व स्टिमुलेशन चलती रहती है। जितना ज़्यादा नर्व स्टिमुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसके वजह से इनकी बॉडी में पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस की वजह से इसमें डेथ हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स कंटेन फॉस्फोरस एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इन अ स्ट्रॉन्ग एंड मोस्टली इरिवर्सिबल वे। ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फोरस कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। ये एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को स्ट्रांगली और मोस्टली इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कर देता है। इरिवर्सिबल मतलब एंजाइम आसानी से नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आता। इरिवर्सिबल बिल्कुल हो जाएगा कि वापस से रिवर्स नहीं हो सकता है। ड्यू टू दिस acetylcholine accumulate at nerve junction causing continuous stimulation of nerve and muscles which finally lead to paralysis and death। इसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन नर्व जंक्शन पर एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने की वजह से कंटिन्यूस स्टिमुलेशन चलता रहता है और पैरालिसिस हो जाता है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। पैरालाइज होते ही ये डेथ कॉज कर देता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूजुअली हैव हायर टॉक्सिसिटी एंड देयर अफेक्ट मे लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। दे कैन हार्मफुल ह्यूमन, एनिमल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट इफ एक्सपोजर अगर। एक्सपोजर होने पर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जनरली ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और उनका अफेक्ट लंबे ड्यूरेशन तक। Examples of organophosphates include malathion, parathion and chlorpyrifos। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब देख लेते हैं कार्बामेट्स क्या होते हैं। कार्बामेट्स insecticides are derived from the carbamic acid and also affect the nervous system by inhibiting acetylcholinesterase। However, their action is usually reversible, meaning the enzyme can regain its normal activity after some time। कार्बामेट्स के अंदर क्या होता है, कार्बामेट्स आपके कार्बामिक एसिड से डिराइव्ड होते हैं और ये भी एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनिबिट करके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कार्बामेट्स का इनिबिशन जनरली रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ समय बाद एंजाइम फिर से नॉर्मल काम करने लगता है। टेम्परेरी इनिबिशन होता है, जबकि पूरा पहले वाले में जो कि आप देख रहे थे ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसका जो एक्शन था वो इरिवर्सिबल था, एंजाइम वापस से नहीं चालू होता है। ठीक है, However, their action is usually reversible, जो मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल होता है इनका एक्शन। Therefore, their toxic effect are generally shorter in duration compared to the organophosphate। However, high exposure can still cause harmful effect in human and other organism। क्या होता है, कार्बामेट्स का इनिबिशन जनरली रिवर्सिबल होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद एंजाइम फिर से नॉर्मल तरीके से काम कर सकता है। इसी वजह से कार्बामेट्स का टॉक्सिक इफेक्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट के कंपैरिजन में कम होता है और कम ड्यूरेशन तक रहता है। लेकिन अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो तो कार्बामेट्स भी हार्मफुल हो सकते हैं। कार्बामेट्स के एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स ऑफ कार्बामेट्स इंक्लूड कार्बामाइल एंड कार्बोफोरन। ये इनके एग्जांपल हैं। इनका मेन डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंसेक्टिसाइड्स आर that organophosphate produce a stronger and long-lasting inhibition of acetylcholinesterase, while carbamates produce temporary inhibition। Organophosphate are generally more toxic, whereas carbamates usually show lower and short-term toxicity। मेन डिफरेंस क्या हुआ फिर दोनों के बीच का कि जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो स्ट्रॉन्ग प्लस लॉन्ग लास्टिंग इनिबिशन कराता है, यूजुअली ये इरिवर्सिबल होता है। दूसरी तरफ जो कार्बामेट्स होता है वो टेम्पररी इनिबिशन कराते हैं और वो रिवर्सिबल हो सकता है, वापस से आपका एंजाइम काम करने लगता है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जनरली ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जबकि कार्बामेट्स कंपैरेटिवली कम और शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी दिखाते हैं। तो ये इनका मेन डिफरेंस था। एक बार इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन कंक्लूजन, बोथ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स आर इफेक्टिव insecticides because they disturb the nervous system of insects। However, their toxicity and development effect depend on their chemical properties, amount of exposure and proper use। Careful handling is necessary to reduce harmful effect on human and the environment। कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि दोनों इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी और एनवायरमेंटल अफेक्ट केमिकल नेचर और एक्सपोजर पर डिपेंड करता है, इसीलिए इनका केयरफुली यूज़ और हैंडलिंग ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन पायरेथ्रॉइड्स एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम पायरेथ्रिन। डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। आपको क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्लेन करना है कि पायरेथ्रॉइड्स क्या होते हैं और पायरेथ्रॉइड्स और पायरेथ्रिन्स में क्या डिफरेंस होता है, पायरेथ्रॉइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पायरेथ्रॉइड्स और पायरेथ्रिन्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है और मोड ऑफ एक्शन क्या है और किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। पायरेथ्रॉइड्स क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। Pyrethroids are a group of synthetic insecticides that are similar to the natural insecticides called pyrethrin, which are obtained from the chrysanthemum flowers,
They are commonly used to control insect pests in agriculture, homes, and public health programs because they act quickly and are effective in small amount. पायरेथ्रॉइड सिंथेटिक मैन मेड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स पायरेथ्रिन जैसे ही काम करते हैं. पायरेथ्रिन आपका क्रिसेंथीमम फ्लावर से मिलते हैं. पायरेथ्रिन मीन्स आपका नेचुरल पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स हो गया और पायरेथ्रॉइड्स आपका सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड हो गया. ठीक है. पायरेथ्रॉइड्स एग्रीकल्चर, होम और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं क्योंकि ये फास्ट एक्शन दिखाते हैं और कम क्वांटिटी में भी अफेक्टिव हो सकते हैं. ठीक है. अब दोनों की डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन पायरेथ्रॉइड्स एंड पायरेथ्रिन्स. Pyrethrins are natural insecticides obtained from the Chrysanthemum flower, while pyrethroids are man-made synthetic chemical developed to have similar insecticidal properties. Pyrethrin natural insecticides होते हैं जो कि आपके Chrysanthemum फ्लावर से मिलते हैं, जबकि पायरेथ्रॉइड्स लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. Pyrethrin break down quickly when exposed to sunlight and air, so their effect does not last for a long time. पायरेथ्रिन सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आकर जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, इसीलिए इनका इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, इसीलिए ये लेस स्टेबल होते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट पायरेथ्रॉइड्स आर मोर स्टेबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पायरेथ्रॉइड्स आर वीकली यूज्ड इन मॉडर्न पेस्ट कंट्रोल बिकॉज ऑफ देयर बेटर इफेक्टिवनेस एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्शन. जो आपके पायरेथ्रॉइड्स होते हैं जो मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और साथ ही साथ लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं. मोर स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग होने की वजह से आजकल पेस्ट कंट्रोल में पायरेथ्रॉइड्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग स्टेबल हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पायरेथ्रॉइड्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. पायरेथ्रॉइड्स आर मेनली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. दो मेन टाइप के हैं. टाइप 1 पायरेथ्रॉइड्स. दीज पायरेथ्रॉइड्स डू नॉट कंटेन एन अल्फा साइनो ग्रुप. They are mainly cause repeated nerve activity, tremors and increase movement in insect. ये जो आपके पायरेथ्रॉइड्स होते हैं ये दो मेन टाइप के ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं. पहला है आपका टाइप 1 पायरेथ्रॉइड्स. टाइप 1 पायरेथ्रॉइड में अल्फा साइनो ग्रुप एब्सेंट होता है, मतलब इनके अंदर अल्फा साइनो ग्रुप्स नहीं होते हैं. ये इंसेक्ट के अंदर रिपीट नर्व एक्टिविटी कराता है. ट्रीमर मतलब कंपन कराता है और हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा मूवमेंट कराता है और यही सारी चीज़ें ये प्रोड्यूस कराता है. टाइप 1 के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इंक्लूड प्रीमेट्रिन एंड एलिट्रिन. प्रीमेट्रिन और एलिट्रिन इसके एग्जाम्पल हैं टाइप 1 पैराट्रॉइड के. टाइप 2 पैराट्रॉइड दीज कंटेन अल्फा साइनो ग्रुप एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन इंसेक्ट. दे कॉज सीवियर नर्व डिस्टर्बेंस, पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन. टाइप 2 पैराट्रॉइड्स में अल्फा साइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ये इंसेक्ट में सीवियर नर्व डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ पैरालिसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड क्राइपरमेथ्रिन एंड डेल्टामेट्रिन. क्राइपरमेथ्रिन एंड डेल्टामेट्रिन इसके एग्जाम्पल होते हैं. इनका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं. मोड ऑफ एक्शन ऑफ पायरेथ्रॉइड्स. पायरेथ्रॉइड्स mainly act on the nervous system of insects. They affect the sodium channel present in the nerve cells. Normally these channels open and close to help transmit nerve signals. एक्शन क्या है इनका? मोड ऑफ एक्शन. पायरेथ्रॉइड्स इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पर एक्शन करते हैं. ये नर्व सेल्स में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स को अफेक्ट कर सकते हैं. इनका मेन टारगेट सोडियम चैनल ही होता है. नॉर्मली सोडियम चैनल ओपन क्लोज होते रहते हैं जिससे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती रहती है. बट पायरेथ्रॉइड्स डिस्टर्ब दिस प्रोसेस बाय कीपिंग द सोडियम चैनल ओपन फॉर लॉन्ग टाइम कॉजिंग कॉन्टिन्यूस नर्व स्टिमुलेशन. बट जो पायरेथ्रॉइड्स होते हैं, पायरेथ्रॉइड्स सोडियम चैनल को ज़्यादा देर तक ओपन रख देते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यू नर्व स्टिमुलेशन होता रहता है. Due to this continuous nerve stimulation, insect shows symptoms such as excessive movement, shaking, loss of body control, paralysis and finally death. Continuous stimulation की वजह से इंसेक्ट एक्सेसिव मूवमेंट दिखाने लगेगा, शेकिंग करने लगेगा, उनका बॉडी से कंट्रोल हट जाएगा, लॉस हो जाएगा बॉडी कंट्रोल से. साथ ही साथ इसको फिर जाके पैरालाइज होगा, पैरालाइज के बाद इसकी डेथ हो जाएगी. Parathroids also produce a quick knockdown effect, which means insect become inactive soon after exposure. पैरेथ्रॉइड्स का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये भी होता है कि नॉकडाउन इफेक्ट ये दिखाता है. नॉकडाउन इफेक्ट का मतलब क्या है? एक्सपोजर के तुरंत बाद इंसेक्ट इनएक्टिव या गिर जाता है. ठीक है, तो ये नॉकडाउन इफेक्ट भी दिखाता है. कंक्लूजन क्या है? पैरेथ्रॉइड्स आर इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स दैट प्रोवाइड फास्ट एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. दे आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल पैरेथ्रिन बिकॉज दे आर सिंथेटिक, मोर स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. देयर एक्शन ऑन इंसेक्ट नर्व सेल्स मेक देम यूजफुल इन पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. पैरेथ्रॉइड फास्ट और इफेक्टिव इंसेक्ट कंट्रोल प्रोवाइड होते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं. ये पैरेथ्रिन से डिफरेंट है क्योंकि ये सिंथेटिक है, ज़्यादा स्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है. नर्वस सिस्टम पर एक्शन की वजह से ये पेस्टिसाइड, पेस्ट मैनेजमेंट और
पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब रोटेनॉइड्स एंड नियोनिकोटिनॉइड्स विद रिपीट टू देयर सोर्स, मोड ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका नियोटेनॉइड्स, रोटेनॉइड्स और नियोटेनॉइड्स क्या है, उन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि रोटेनॉइड्स का सोर्स क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ टॉक्सिसिटी क्या है। ये तीनों बताएंगे रोटेनॉइड्स की। और नियोटेनॉइड्स का भी सेम बताएंगे कि सोर्स क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है और टॉक्सिसिटी क्या है नियोटेनॉइड्स की। तो देख लेते हैं ये क्या होते हैं रोटेनॉइड्स और नियोटेनॉइड्स, इनका सोर्स, मोड ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटी क्या होती है वो भी देख लेंगे। हेडिंग डालेंगे रोटेनॉइड्स एंड नियोटेनॉइड्स, सोर्स, मोड ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी। Retinoids and neonicotinoids are two important group of insecticides used for controlling insect pests. Retinoids are natural insecticides obtained from plant, while neonicotinoids are synthetic chemical developed to act on the nervous system of insect. Retinoids और neonicotinoids इंसेक्टिसाइड के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। रोटेनॉइड्स नेचुरल प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं, जबकि नियोनिकोटिनॉइड्स सिंथेटिक मैन बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रोटेनॉइड्स की। रोटेनॉइड्स सोर्स, रोटेनॉइड्स आर नेचुरल इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली फेबेसी लेग्यूम फैमिली। द मोस्ट कॉमन सोर्स इज द प्लांट डेरेस लॉन्कोकॉर्पस। द मेन कंपाउंड इज रोटेनॉन। रोटेनॉइड्स की अगर बात करें तो रोटेनॉइड्स फेबेसी लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स की रूट से मिलते हैं। तो ये लेग्यूम फैमिली के प्लांट की रूट से मिलते हैं, ये आपके नेचुरल होते हैं। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट सोर्स है डेरेस और लॉन्कोकार्पस। रोटेनॉन, याद रखना कि रोटेनॉइड्स का मेन एक्टिव कंपाउंड रोटेनॉन ही होता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है? रोटेनॉइड्स mainly affect the respiratory system of insect. They block the process of energy production in mitochondria by inhibiting electron transport. As a result, the insect cell cannot produce enough energy ATP, leading to weakness, paralysis and death. Mode of action क्या है? रोटेनॉइड्स इंसेक्ट की रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक हो जाती है तो एटीपी नहीं बनता है, एटीपी नहीं बनता है जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, वीकनेस की वजह से पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये मेनली किस पे काम कर रहे हैं? ये मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्शन करते हैं। टॉक्सिसिटी क्या है इसकी? द रोटेनॉइड्स आर टॉक्सिक टू मेनी इंसेक्ट्स एंड आर इफेक्टिव एज कॉन्टैक्ट एंड स्टोमक पॉइजन. They can also affect non-target organisms, especially fish, because they are highly toxic to aquatic animal. Toxicity क्या है इसकी कि रोटेनॉइड्स इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं और कॉन्टैक्ट पॉइजन और स्टमक पॉइजन दोनों करते हैं। ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फिश के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ये। Their toxicity to human is generally lower compared to the many synthetic insecticides, but high exposure may cause harmful effect. ह्यूमन के लिए इनकी टॉक्सिसिटी सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड की कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। बट नियोनिकोटिनॉइड्स का क्या सोर्स है? नियोनिकोटिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स डेवलप्ड फ्रॉम द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिन। नियोनिकोटिनॉइड्स सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं जो निकोटिन की केमिकल स्ट्रक्चर को बेस बनाकर डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो ये निकोटिन ड्राइव्ड होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड इमीडैक्लोपिड, थियामिथॉक्सिम एंड क्लोथ्रिडिनिडिन। ठीक है, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं इसका। मोड ऑफ एक्शन, नियोनिकोटिनॉइड्स एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। दे बाइंड टू द निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन नर्व सेल्स. दे कॉज continuous stimulation of nerve cells resulting in abnormal movement, paralysis and final death of insect. मोड ऑफ एक्शन इनका क्या है? नियोनिकोटिनॉइड्स इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पर एक्शन करते हैं। ये नर्व सेल्स के निकोटिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। रिसेप्टर कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेट होते रहते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होता है, अबनॉर्मल मूवमेंट होती है, पैरालिसिस होता है और डेथ हो जाती है। तो ये मेनली काम कर रहे हैं नर्वस सिस्टम पे और वो काम कर रहा था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ठीक है, टॉक्सिसिटी क्या है? Neonicotinoids are highly effective against many insect pests and are considered less toxic to mammals compared to some older insecticides. However, they can be harmful to beneficial insects, especially bee and other pollinators, because they affect their nervous system and may disrupt
देयर बिहेवियर एंड सर्वाइवल। टॉक्सिसिटी क्या है इसकी, ये बहुत इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स हैं और मैमल्स के लिए कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक माने जाते हैं, लेकिन ये बीज और पॉलिनेटर के लिए डेंजरस हो सकते हैं। अफेक्ट ऑन बी क्या होता है इसका कि नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, बीज के बिहेवियरल चेंजेस ला देते हैं और सर्वाइवल प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बी पर अफेक्ट इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन, रोटेनॉइड्स आर नेचुरल प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स दैट किल इंसेक्ट्स बाय डिस्टर्बिंग एनर्जी प्रोडक्शन, while neonicotinoids are synthetic insecticides that affect insect nerve cells. Both are useful in pest control, but their proper use is necessary to reduce harmful effect on non-target organism and the environment. Conclusion क्या निकलता है हमारा कि रेटेनॉइड्स एटीपी प्रोडक्शन रोक कर इंसेक्ट को मारते हैं, जबकि नियोनिकोटिनॉइड्स नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके इंसेक्ट को मारते हैं। दोनों यूजफुल इंसेक्टिसाइड्स हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए इनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, सेफ तरीके से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के मतलब जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल रट के जाइएगा इसको। डिस्क्राइब द सोर्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड यूज ऑफ नीम ऑयल एज सेफ पेस्टिसाइड। आपको क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है कि नीम ऑयल का सोर्स क्या होता है, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या पाया जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि नीम ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है एज अ सेफ पेस्टिसाइड। ठीक है, नीम ऑयल एज अ सेफ पेस्टिसाइड, सोर्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड यूजेस, हेडिंग डालेंगे। Neem oil is a natural pesticide obtained from the neem tree and is widely used in organic farming and pest management. It considered a safer alternative to many chemical pesticides because it show low toxicity to humans and have environment. ये जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल एक नेचुरल पेस्टिसाइड है जो नीम ट्री से मिलता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का नेचुरल पेस्टिसाइड है। नीम ऑयल को केमिकल पेस्टिसाइड के मुकाबले सेफर माना जाता है क्योंकि ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होते हैं। ये इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ नीम ऑयल का सोर्स देखते हैं अब। नीम ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड एंड कर्नल ऑफ द नीम ट्री Azadirachta indica. The oil is obtained by the pressing or extracting neem seed. It contains several bioactive compounds that show insecticidal property. जो आपका नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल नीम के पेड़ के सीड और कर्नल से निकाला जाता है। साइंटिफिक नाम याद रखो आप, क्या है इसका? अजाडीरैचेटा इंडिका इसका नाम होता है, इसका साइंटिफिक नेम। नीम सीड्स को प्रेस या एक्सट्रैक्ट करके नीम ऑयल निकाला जाता है। नीम ऑयल में कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, द मेन active ingredient of neem oil is azadirachtin. It is a natural compound that affect the growth, development and reproduction of insects. Other compounds present on the neem oil such as salicylic and nambidin also contribute to the insecticidal activity. नीम ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है अजाडीरैचेटिन। ये आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि आपको याद रखना है क्योंकि पूछेंगे। अजाडीरैचेटिन इंसेक्ट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। नीम ऑयल में अजाडीरैचेटिन के अलावा सैलिसिलिन, नैम्बिडिन भी होते हैं जो इंसेक्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट देखा। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, फिर यूजेस देखेंगे। मोड ऑफ एक्शन, अजाडीरैचेटिन एक्ट मेनली एज एन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर. इट इंटरफेयर्स with insect hormone, especially juvenile hormone, which is responsible for the growth and metamorphosis. As a result, insect fail to develop properly and may die during immature stage. एक्शन कैसे लेता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है? अजाडीरैचेटिन मेनली इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। ये इंसेक्ट के हार्मोन, स्पेशली जुवेनाइल हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। जुवेनाइल हार्मोन इंसेक्ट की ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, तो ये उसी को ये अफेक्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इंसेक्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं और इमेच्योर स्टेज में ही मर जाते हैं। नीम ऑयल ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीफीडेंट, रेपेलेंट एंड रिड्यूस एग लेइंग इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर नीम ऑयल के और भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं कि ये एंटीफीडेंट होता है, मतलब इंसेक्ट की फीडिंग कम कर देता है, इंसेक्ट को भूख ही नहीं लगती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीफीडेंट। तो नीम ऑयल आपका एंटीफीडेंट है, रेपेलेंट की तरह भी काम करता है। इंसेक्ट क्रॉप से दूर रहते हैं, रेपेलेंट की तरह काम करेगा, तो इंसेक्ट क्या होंगे, वो क्रॉप से दूर भाग जाएंगे, दूर रहेंगे। रिड्यूस एग लेइंग, इंसेक्ट कम एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट का। यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ नीम ऑयल एज पेस्टिसाइड, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट। नीम ऑयल इज यूज टू कंट्रोल मैनी एग्रीकल्चरल पेस्ट सच एज एफिड्स, वाइट फ्लाइज, कैटरपिलर्स, मेव बग्स एंड बीटल्स। यूज़ क्या है? कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। नीम ऑयल कई एग्रीकल्चर पेस्ट को कंट्रोल करता है, जैसे कि एफिड्स, वाइट फ्लाइज, कैटरपिलर्स, मेव बग्स और बीटल्स जैसे को कंट्रोल करके रखता है ये।
Organic farming, it is widely used in organic agriculture because it is biodegradable and has fewer harmful effect on the environment. ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसका यूज़ होता है. नीम ऑयल ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है और साथ ही साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है. रेपेलेंट एक्शन, नीम ऑयल रेपेल इंसेक्ट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फीडिंग ऑन क्रॉप. ये क्या करता है, नीम ऑयल इंसेक्ट को क्रॉप से दूर रखता है और फीडिंग को रोकता है. चौथा, कंट्रोल एंड स्टोर्ड प्रोडक्ट वेस्ट. इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन फॉर इंसेक्ट डैमेज. स्टोर्ड ग्रेन को इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए भी नीम ऑयल का यूज़ करते हैं हम लोग. पांचवा यूज़ क्या है, सेफ पेस्ट मैनेजमेंट. नीम ऑयल इज लेस हार्मफुल टू बेनिफिशियल इंसेक्ट, एनिमल एंड ह्यूमन व्हेन यूज प्रॉपरली, मेकिंग इट सुटेबल फॉर इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल. प्रॉपर यूज़ पर नीम ऑयल बेनिफिशियल इंसेक्ट, एनिमल्स और ह्यूमन के लिए कंपैरेटिवली सेफ होता है, इसीलिए इसे इको फ्रेंडली पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो नीम ऑयल कैसे है, कैसे बन रहा है, सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट क्या है, उसका एक्टिव सोर्स क्या है और मोड ऑफ एक्शन क्या है, यूज़ कहाँ है, वो हमने सब कुछ देखा. अब इसका एक बार कंक्लूजन देखते हैं और खत्म करते हैं इसको आंसर को. नीम ऑयल इज अ नेचुरल एंड इफेक्टिव पेस्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नीम ट्री. इट एक्टिव कंपाउंड इज azadirachtin. कंट्रोल insect by disturbing their growth, feeding and reproduction due to its safety and environmental benefit. Neem oil is an important component and suitable for pest management. Conclusion क्या कहता है कि नीम ऑयल नीम ट्री से एक नेचुरल तरीके से लिया जाता है. इफेक्टिव पेस्टिसाइड होता है, ये नेचुरल पेस्टिसाइड है. इसका एक्टिव सोर्स है azadirachtin. इंसेक्ट की ग्रोथ, फीडिंग और रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है और उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सेफ्टी और एनवायरमेंट बेनिफिट की वजह से नीम ऑयल सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, अभी नेक्स्ट ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लेना. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, अभी 11 बजने वाले हैं और मेरा भाई आने वाला है, तो बाकी मेरी कल मॉर्निंग शिफ्ट है, तो मैं अभी ये बाकी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी. वैसे मेरे हिसाब से अभी एक दिन है आपका एग्जाम में, तो 20 तक आप यहाँ से लर्न कर लीजिए. बाकी ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आपको दिखा देती हूँ. बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा. बाकी की जो आपके बच्चे को 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन ही रह गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पढ़ने के लिए, समझने के लिए. अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे ही समझना है तो मैं कल शाम तक वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में मैं आऊँगी 5-6 बजे तक, मतलब 4 बजे तक खाऊंगी पीऊँगी, 6 बज जाएंगे, तो शाम को दे दूँगी अगर आपको लगता है तो. अदरवाइज स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा भाई चिल्ला देगा, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन मुझे पता है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो खुद से पढ़ लेना. अदरवाइज़ मैं कल शाम तक ये बाकी के 6 क्वेश्चन आपको डाल दूँगी. बाकी ये अभी मॉर्निंग में वीडियो डाल दूँगी. ठीक है, तो हेल्पफुल रहे और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट भी करें. इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप भी मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है, बाकी क्या ही कर सकते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दो. ऑल द बेस्ट. इंपॉर्टेंट ही हैं ये सारे के सारे. ठीक है, आपको पता ही है मेनली 24-25 तो आपके चैप्टर्स ही रहते हैं एक बुक में, और 24-25 क्वेश्चन होते ही कितने. अगर 24-25 क्वेश्चन के माध्यम से भी आप अगर पास हो जाते हैं तो बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है. जो बच्चा चाहे तो बुक भी पढ़ता है, बट आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करके लर्न कर लीजिएगा. बाकी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको कल रात को ये 6 क्वेश्चन भी समझा दूँ. बाकी आप लोग मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है 6 क्वेश्चन को समझाने की और आप खुद से पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं. ठीक है, बाकी एक ही कोड आपका रह जाएगा. तो मैंने हर एक कोड आपको पढ़ाया है, MSc फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर. तो आप मेरे को पर्सनल तो बड़ा मैसेज करते हैं कि मैडम बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो थोड़ा सा आप इस पर यूट्यूब पे भी कमेंट कीजिए ना, ताकि आपके भाई बंधु देख के वीडियो देखें. ठीक है, देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये आपका. ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए चैनल को. PDF कैसे मिलेगा, PDF का मैंने बताया हुआ है. PDF अब तो आपका 2 ही सब्जेक्ट रह गए हैं, तो क्या ही PDF मांगोगे आप. आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करते ही आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा. ज्वाइन करते ही आपको 119 रुपये पे करने हैं. पे करते ही आपको यूट्यूब पोस्ट पर जाना है, वहाँ पर मेरा नंबर है, मेल ID है, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक है. टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं. आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको गूगल ड्राइव की हेल्प से PDF भेज दूँगी और आप उससे पढ़ सकते हैं. ठीक है, बस एक आपका रह गया MZOE 006. ठीक है, शायद 29 को एग्जाम है, जितना मैंने डेट शीट लिखी हुई है आपकी. कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि आपको पहले दे दूँ, बट फीमेल की लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम होती है. घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, आपको भी देखना है, तो टाइम वही हो जाता है, लेट हो जाता है. बट कोई नहीं, कोशिश मेरी साइड से पूरी है कि मैं रात